इस क्लास में हम लोग दिसंबर के थर्ड वीक यानी कि 15 से 21 दिसंबर के बीच में वैसे करेंट अफेयर्स के घटनाओं को टेकअप करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स यूपीएससी और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और उनमें सवाल पूछे जा सकते हैं। हम लोग इस वीक में करीब करीब 24-25 टॉपिक्स को लेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम वन बाय वन जो है इसको करते चलते हैं। लास्ट में हम लोग कुछ सवाल इस पर बनाएंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला हम आते हैं एसिकॉन। एसिकॉन जो है ये एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडियाज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये एसिकॉन है, ये आगरा में 13 से 17 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था। और इसका मकसद होता है कि सर्जरी के क्षेत्र में जो भी विश्व में और भारत में जो नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, नए नए जो इनोवेशंस किए जा रहे हैं, उन पर चर्चा किया जा सके और जो नहीं जानते हैं वो इसको जानकर और अपने अपने क्षेत्र में इस पर काम कर सके और क्वालिटी इन्हेंस कर सके। इसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई कि सर्जरी में अब रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। इसमें दो रोबोट्स का कंपैरेटिव स्टडी किया गया। एक दा विंसी जो कि अमेरिका का है और भारत का डेवलप किया हुआ मंत्रा। तो मंत्रा का वर्जन 3। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसका कॉस्ट 15 करोड़ रुपया है और जो मंत्रा है हमारा, इसका कॉस्ट जो है ये 7 पॉइंट मतलब कि 7 करोड़ 20 लाख रुपया ही है। तो ये आप देख रहे हैं कि काफी किफायती है। तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि मंत्रा जो है वो क्या है, तो मंत्रा एक ऐसा रोबोट है जो कि सर्जरी में काम आता है, मेडिकल क्षेत्र में काम आता है। और विश्व के स्तर पर जो सबसे फेमस और मोस्ट इफिशिएंट माना जाता है वो है दा विंची। लेकिन दोनों के प्राइस में अंतर है और हमारा काफ़ी कम है। अगर हम इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम ये चाहें कि मार्केटाइज करके और मार्केटिंग करके जो है इसको सेल करें, तो हमारे लिए एक तो मेडिकल के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट भी हमारा सिद्ध होगा और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो एक तो एसिकॉन हो गया। दूसरा जो है हम ये लेते हैं कि स्विट्जरलैंड ने एमएफएन, एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये एक स्टेटस होता है जो कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो भी 166 कंट्रीज हैं वो लोग एक दूसरे को ये दर्जा देते हैं। इस दर्जा से होता क्या है कि एक तो जैसे कि अगर हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए तो हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं और आपके यहाँ जो कंपनियां हैं, हम लोग जो कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही है, अब उसको ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट ये कमा रही है उसको आपके यहाँ भी टैक्स देना पड़े और हमारे यहाँ भी देना पड़े। तो ये डबल टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा कि जब हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए हुए हैं तो आपको कई तरह के जो टैक्सेस हैं उसमें हम आपको छूट देंगे। उससे क्या होता है कि आपके यहाँ की कंपनी हमारे यहाँ और हमारे यहाँ की कंपनी आपके यहाँ इस्टेब्लिश करने में उनको परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उससे हमारे यहाँ भी फाइनेंस का इन्फ्लो आएगा, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लो आएगा, हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। यही चीज आपके यहाँ होता है। तो ये एमएफएन का जो स्टेटस है एक फायदेमंद माना जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एमएफएन का जो दर्जा वापस लिया गया है ये लागू कब से होगा? ये 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
और ये एक्चुअली कुछ कंट्रीज को भारत द्वारा डबल टैक्स अवॉइडेंस वाला जो हम बात बोले वो दिया गया था। इसमें स्विट्जरलैंड की कंपनी शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस दायर किया गया और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इसको ये स्विट्जरलैंड के कंपनीज को एमएफएन का दर्जा देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा लिया जाता है और इसका एक अलग तरह से जो है ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसका एक अलग तरह से अगर नहीं ये किया जाएगा तब तक जो है, यानी कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एक ये होता है, सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो है इसको नोटिफाई किया जाता है। तो ये नहीं हो पा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक जो है ये नहीं किया जा सकता है। तो इसी के कारण से स्विट्जरलैंड ने एमएफएन का जो दर्जा उसने भारत को दिया था वो वापस ले लिया। अब इससे घाटा क्या है? इससे घाटा ये है हमारे यहाँ कि जो अब देखिए, भारत में करीब करीब 323 स्विट्जरलैंड की कंपनियां जो हैं काम कर रही हैं और उसमें हमारे यहाँ के लोगों को मतलब 101,35,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? अब ये 1,35,000 लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है, उनके यहाँ की जो कंपनी मेरे यहाँ काम कर रही है तो जाहिर है कि ज्यादा, मेरे यहाँ की जो कंपनी उनके यहाँ काम कर रही है, मात्र वहाँ 5,000 लोगों को रोजगार मिला है। तो हमारे यहाँ की कंपनी उनके यहाँ काम कर रही है, बहुत ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके यहाँ की कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही है, ये आप देख रहे हैं कि रोजगार के दृष्टिकोण से ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अ, अब देखिए, सवाल जो हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड, एक तो है कि हाल ही में किस देश ने भारत से एमएफएन का दर्जा वापस लिया है, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि ये कब से लागू होगा, जो स्विट्जरलैंड ने एमएफएन का दर्जा वापस लिया है वो कब से लागू होगा, तो 1 जनवरी 2025 से। अब इसमें अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस में भी पूछा जाने वाला जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है उसमें इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे और इससे लाभ की बात करेंगे। तो जो हम लोग अभी चर्चा किए तो पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, और किसी भी टॉपिक पर जानकारी लेने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ तक छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अभी एक हाल में आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके एक जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव, ठीक है। ये विश्व हिंदू परिषद के एक फंक्शन में शामिल होते हैं और उसमें अपने भाषण के दौरान ये एक स्टेटमेंट देते हैं कि भारत को कठमुल्लाओं से काफी परेशानी है। हालांकि वो खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि कठमुल्ला शब्द का प्रयोग अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इस स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनको मजबूरी में लेना पड़ रहा है और देश को कठमुल्लाओं से खतरा है, और देश जो है वो बहुसंख्यक की बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा। मतलब कि जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, रिलीजन के अनुसार चाहे जो भी, मतलब जिस भी आधार पर, तो मेजोरिटी पॉपुलेशन के आधार पर देश जो है संचालित किया जाएगा, संचालित होना चाहिए। हालांकि एक जज के नाते उनको कहना चाहिए था कि देश का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाएगा, यानी कि
संविधान के द्वारा किया जाएगा। तो इस पर जो है कई तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि कई बड़े बड़े नेताओं ने कुछ खास पार्टी के इसका समर्थन किया है, जबकि आमतौर पर जनता और अन्य दूसरे पार्टी के जो नेता हैं वो इसकी शिकायत किए हैं। और ये अगर देखा जाए न्यूट्रल होकर तो ये अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें हम लोग जजों, मतलब जो जज हैं, जो जजेस हैं, उनको हम लोग एक न्यूट्रल एंटिटी के तरफ में देखते हैं। और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं की अपेक्षा उनसे नहीं रहती है। उन्होंने का इस बात को बोलकर जो 19 में हम लोग को फ्रीडम दिया गया है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो उन्होंने ये फायदा लिया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा लेकर इसमें हम लोग को जो है, ये देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका जो है इन्होंने ये किया है, उल्लंघन किया है। और ये है अनुच्छेद 51 ए ई। ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव का जो वक्तव्य आया है या जो उन्होंने कहा है, वो उससे क्या मतलब घाटा है, क्या फायदा है, तो या मतलब किसका उल्लंघन किया है। तो अनुच्छेद 51 ए ई का उल्लंघन किया है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रांस पे। ठीक है। फ्रांस में जब से स्नैप इलेक्शंस हुआ है तब से समस्या वहां पर जारी है। स्नैप इलेक्शंस वहां के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने करवाया, और चूंकि उस समय यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन हुआ था और उनकी पार्टी जो है उसमें हार गई, राइट विंग पार्टी जो है वो उसमें आगे बढ़ी। तो इन्होंने एक एथिकल प्रैक्टिस के तहत कहा कि नहीं, अब हमको अगर जनता हमको सपोर्ट नहीं कर रही है या कुछ कंफ्यूजन है, तो एक स्नैप इलेक्शन होना चाहिए जिससे कि एक क्लियर हो जाना चाहिए। और इससे उनके पद पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे जो है सरकार, जो जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, उस पर असर पड़ता है। तो जाहिर है कि स्नैप इलेक्शन हुआ और तब से जो है, जो पार्टियां आईं जिनको तो मेजोरिटी मिला, उसमें क्लियर कट नहीं मिला है। और उस कारण से जो है वहाँ प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में जो है ये चेंज हुए हैं और फिर वो इस्तीफा दिए। और अभी देखिए फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में फ्रैंकोइस बैरॉन की नियुक्ति की गई है। ये 73 वर्ष के हैं और ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के लीडर हैं, यानी कि इनका संबंध डीएमपी पार्टी से है। ठीक है। अब हालांकि देखिए मेजोरिटी में ये नहीं है वहां पर, अलायंस ठीक है, अलायंस में है, और ये 33 सीटें ही हैं। अब इससे क्या होता है कि इनकी इनका जो एक्सेप्टेंस है लोगों में या पॉलिटिकल सर्कल में, वो काफी कम होगा। और ये एक वीक प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर पाएंगे और काम करने में बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। तो एक ये जो है, मतलब कि एक तो ये अपॉइंटमेंट राजनीतिक उथल पुथल जो है फ्रांस में उसके तरफ इंगित करती है। और दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और किस पार्टी से रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी देखना है कि ये जो मेजोरिटी की जो बात है, ये मेजोरिटी में नहीं होते हुए भी इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट मैक्रोन द्वारा। तो ये मतलब जो है हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब देखिए अगला जो है ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की बात है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के बारे में और साउथ कोरिया से संबंधित जो स्थितियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने अलग से वीडियो में बात किया था। साउथ कोरिया में जो 6 घंटे का
मार्शल लॉ ये जो लगाया गया, वहाँ के प्रेसिडेंट यून सक योल ने रात को 11 बजे लगाए और सुबह 5 बजे उन्होंने वापस ले लिया। अब सवाल यह है कि एक तो यून सक योल पर पहले से लोगों का अविश्वास था, उनके इलेक्शन के रिजल्ट से लेकर उनके करप्शन और कई तरह के एक्शन को लेकर लोगों में अविश्वास था। दूसरा कि वो हर बात में जो भी उनका विरोध करता था, सही विरोध भी करता था, तो वो उस पर नॉर्थ कोरिया से मिले होने का आरोप लगा देते थे। जैसे कई कंट्रीज में ऐसा होता है, भारत में भी कई बार पाकिस्तान से मिले होने का तो कुछ तरह का अलग तरह का इस तरह का जो है एक सहारा लिया जाता है सत्ता पक्ष द्वारा। तो एक तो इन्होंने ये किया। अब उसके बाद में जो है ये 14 दिसंबर को जो है, ये हमारे यहाँ तो 15 दिसंबर को ही इसका ये हुआ। तो ये जो है इनको वहाँ की संसद ने इम्पीच कर दिया, मतलब कि महाभियोग लाया। और 204 जो 300 वहाँ की संसद की जो पूरा पूरी स्ट्रेंथ है, उसमें से इनको 204 वोट मिले। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके अपने पार्टी के लोगों ने भी इसमें वोट दिया। तो वहां के संसद से देख रहे हैं कि भारी बहुमत से इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया। लेकिन वहां पर एक नियम है कि कोर्ट को भी इसको रेटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि संपुष्टि करनी पड़ेगी। तो कोर्ट के पास में 180 दिन है, ठीक है, यानी कि 6 महीना है। ये 6 महीना में मत 6 महीना का समय ले सकता है। कब से? ये इम्पीचमेंट के डेट से। इम्पीचमेंट के डेट से ये 6 महीना का समय ले सकता है। अभी वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो मून हिवांग बे हैं। तो ये इस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ, देखिए, जो पाकिस्तान का ये है एक क्षेत्र है, कराची के पास में है, ढाबे जी इकोनॉमिक जोन। इसमें जो है चाइना ने इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है और वो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उसमें उसने कहा है कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है ये करके उसमें एक मेडिकल सिटी बनाएगा पाकिस्तान में। इंटीग्रेटेड मेडिकल सिटी का नाम इसको दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट सिटी होगा इस तरह का। ठीक है। तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि ढाबे जी इकोनॉमिक जोन कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के कराची में है। और ये किस संदर्भ में अभी चर्चा में रहा, तो चाइना द्वारा $1 बिलियन की लागत से वहाँ पर इंटीग्रेटेड मेडिकल सिटी बनाने का की घोषणा के कारण ये चर्चा में आया। ठीक है। देखिए, विश्व के कई देश में राजनीतिक उथल पुथल हो रहे हैं। जॉर्जिया में भी जो है राजनीतिक उथल पुथल आई है। और वहाँ पर जो है जो ये वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया और उनके जगह पर मिखाइल कैवेलासविली को नए राष्ट्रपति के रूप में पार्टी ने, जो जॉर्जिया की जो रूलिंग पार्टी है, ड्रीम पार्टी, उसने इनको प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। हालांकि अपोजिशन ने इनके अपॉइंटमेंट को सही नहीं माना है और वहां पर विरोध अभी चल रहा है। ठीक है। तो ये स्थिति है जॉर्जिया की। अब देखिए, ईरान का एक फर्डो न्यूक्लियर प्लांट है। ठीक है, ईरान में है। अगर ये पूछा जाए कि फर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो है कहाँ पर है, अभी हाल में चर्चा में था कहाँ पर है, तो ये ईरान में है। अब ईरान पर हमेशा ये आरोप लगते रहा है कि वो चोरी चुपके न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। और वो
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, और उसके लिए वो यूरेनियम का जो है इनरिचमेंट उस तरह से कर रहा है जो कि बॉम्ब बनाने के लिए जरूरी है। तो इसी के कारण से जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी पर, जो काम करती है पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है, उसने जो है और अधिक निरीक्षण वहां पर करने की बात कही है। और इससे जो है पता चल पाएगा कि सही में ईरान जो है यूरेनियम का एनरिचमेंट बॉम्ब बनाने के उद्देश्य से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं, देखिए, ये अमेरिका में एक सुसाइड होता है। नाम है सुचीर बालाजी, जो कि आप देख रहे हैं कि नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा। ये इंडियन ओरिजिन के हैं और इनकी उम्र मात्र 26 साल है। ये ओपन एआई जो कंपनी है, ये जाइंट है। ठीक है। ओपन एआई में ये काम करते थे, और इन्होंने इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु को सुसाइड कहा गया। और ये एक्चुअली ओपन एआई में काम करते हुए ओपन एआई पर ये आरोप लगाए कि ये चैट जीपीटी जो डेवलप हुआ है उसमें यूएस के कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन हुआ है। तो एक विसिल ब्लोअर के रूप में इन्होंने काम किया। आप देख रहे हैं 26 साल की उम्र कितनी कम होती है, और उसके कारण से कहीं ना कहीं इनका जो सुसाइड का जो एक्ट है वो संदेह के घेरे में है, और इसी कारण से ये चर्चा में रहे। ठीक है। अ, आगे आते हैं, हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, मिनरल डिप्लोमेसी। मिनरल डिप्लोमेसी जो है वो उसको बोलते हैं कि जो ये मेनली, ऐसे तो मिनरल डिप्लोमेसी का साधारण मतलब हुआ कि मिनरल में अपना स्टोरेज बढ़ाने के लिए और एडवांटेजियस सिचुएशन में होने के लिए अलग अलग कंट्री से हम मिनरल्स का इंपोर्ट करें, हमारे पास जो है हम उसको एक्सपोर्ट करें, और उससे हम अपने इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को बेहतर करें। यहाँ पर जो मिनरल डेमोक्रेसी की जो बात हो रही है वो मेनली क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, जिसका आजकल कंप्यूटर चिप्स, मदरबोर्ड्स और अदर फोन्स, अदर चीज में जो हम लोग का यूज हो रहा है उसमें ये काफी हेल्पफुल जो है वो होता है। अब इसमें मेन जो है एक डोमिनेंस है चाइना का। ठीक है। तो इसी के लिए ये कहा गया है इसमें कि मिनरल डिप्लोम ये इंडिया को जो है अपना मिनरल डिप्लोमेसी इस तरह से करना चाहिए कि वो किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। जैसे कि सेमीकंडक्टर, आज सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए कि जितना भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उसमें उसका यूज हो रहा है जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो एक ये कहा गया है कि इसमें कम से कम जो है जो मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो है भारत को एक इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करना चाहिए, और इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेल्प लेकर इसमें काम करें। तो वो चीज़ जो है, इसके लिए हमारे यहाँ जो भी मिनरल्स ये हैं वो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में काबिल कहा गया है, उसकी स्थापना की गई है, और इसी के माध्यम से जो है ये काम होता है। अब देखिए, इसके लिए हमको चाइना पर निर्भर रहने से अच्छा, अब इसमें मुख्य रूप से जो है लिथियम और कोबाल्ट की बात जो कही गई है, और जो ऐसे जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वैसे कंट्रीज जो हैं उसमें अब देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, अमेरिका है, रसिया है, कजाकिस्तान है। तो ये सभी जो है इन सभी कंट्रीज से भी हमको अपने रिलेशंस बना कर रखने होंगे, जिससे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है।
अब आते हैं इजराइल और सीरिया कॉन्फ्लिक्ट पे। देखिए इजराइल, हम तो सीरिया वाला जो वीडियो हम लोगों का है आप देख सकते हैं। उसमें जो बात हम लोगों ने ये चर्चा किया है कि वो पूरा वेस्ट एशिया का जो भी कंट्रीज है, उसमें प्रॉब्लम यही है कि एक कंट्री में कुछ भी होता है दूसरा कंट्री जो है उससे अफेक्टेड होता है। अब सीरिया में आपने देखा कि एचटीएस ने वहाँ के कैपिटल पर कब्जा कर लिया, और बशर अल असद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो भाग गए रसिया। ठीक है। अब इसमें जो है इजराइल जो है गोलान हाइट्स का जो एरिया है जिसको कि 1967 में इसने कैप्चर कर लिया था, और तब से वो इसी के पास में है। और उसमें ये कह रहा है कि हम जो है इस एरिया, जो नए लोग जो आए हैं जो एसटीएस के, उन पर हमको विश्वास नहीं है, और हम इस एरिया को अपने कंट्रोल में और अधिक मजबूत करने के लिए, मतलब अपना कंट्रोल और बढ़ाने के लिए जो है हम यहाँ पर पॉपुलेशन दुगना करेंगे और मिलिट्री बेस बढ़ाएंगे, जिससे कि हमको ये आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है 1967 में ये 6 डे वॉर के तहत इसने जीता था, और 1981 में इसने फॉर्मल रूप से इस पर अपना शासन स्थापित किया था। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब कोई विश्व का पावरफुल कंट्री आपको सपोर्ट करने लगता है, उसमें दूसरे कंट्री जो है उसका विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, और इसका इलिजिमेट जो अवैध चीज भी होता है वो वैध लगने लगता है। तो यहाँ पर जो है इसको 2019 में मान्यता दे दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उस समय ट्रम्प साहब, उन्होंने दे दिया था। ठीक है। अब आप देखिए कि वहाँ पर अभी जो गोलान हाइट्स का जो एरिया है उसमें 31,000 लोग करीब करीब इसमें ये रहते हैं, और इसमें ये दुगना करने की बात कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर जो इस्लाम धर्म से मानने वाले हैं ड्रूज लोग कहा जाता है। ठीक है। तो इनकी संख्या भी जो है 24,000 है। आप देख रहे हैं मैप में ये सीरिया है, और आपका जो ये गोलान हाइट्स का जो है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन दो तरह का हम लोग देखते हैं, एक तो रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग इसको होलसेल नेशन ये होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। नवंबर में जो है होलसेल इन्फ्लेशन जो है ये 1.89% रहा। आप देख सकते हैं कि जो 2024-25 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें काफी ये रहा। एक तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल में 1.26 रहा, उसके बाद में अगस्त में 1.331 रहा, सितंबर में 1.84 रहा, और नवंबर में 1.89% हो गया। आप इस ट्रेंड को समझिए, और मेंस और पीटी में इससे सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, आपके लिए ये यूजफुल है। ठीक है। तबला प्लेयर जाकिर हुसैन साहब जो कि इतने फेमस थे और इतने बढ़िया तबला वादक थे, खुद भी झूमते थे, दूसरे को भी झुमाने की क्षमता रखते थे। इनकी इनका डेथ जो है काफी दुखद रहा, और ये 15 दिसंबर 2024 को मात्र 73 ईयर्स के एज में, क्योंकि आजकल 73 ईयर्स का एज डेथ के लिए बहुत ये नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 73 ईयर्स का एज काफी मतलब वर्क करने के लिए अभी अच्छा माना जाता है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह जो है वो बढ़ चुका है। तो ये जो है इनकी मृत्यु हुई, और ये मृत्यु जो है
सैन फ्रांसिस्को में हुई। ठीक है। इनके फादर इनके गुरु भी थे, और उस्ताद अल्लाह रखा, जिन्होंने इन्होंने जिनसे इन्होंने सीखा था। इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, मतलब आप इन जाकिर हुसैन साहब के बारे में ये नहीं कर सकते हैं कि कौन अवार्ड मिला है कौन नहीं मिला है, बल्कि वो अवार्ड ही जो है इनसे सम्मानित होता हुआ नजर आता है। इस कदर का इनका जो है स्टेचर था। इनको ग्रैमी अवार्ड में जो है ये 7 बार नॉमिनेशन हुआ, और 4 बार इनको मिला। 3 बार तो एक ही बार 2024 वाले में मिला था। तो आप समझ लीजिए कि लास्ट टाइम तक भी ये एक्टिव थे। हालांकि इनको एक बीमारी जो है वो हो गई, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आईपीडी, आईपीएफ। ठीक है। तो ये आईपीएफ डिजीज के कारण इनकी मृत्यु हुई, जिसमें कि एकमात्र उपाय था लंग ट्रांसप्लांट, और जो कि उस समय तक नहीं हो पाया, और उनके डेथ हो गया। हालांकि वो अमेरिका गए हुए थे इलाज के लिए ही। तो ये जो है आपका, अभी आपने देखा कि श्रीलंका के जो ये प्रेसिडेंट हैं, अनुराग कुमार दिसानायके, ये अभी इंडिया आए थे, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमसे छोटे हैं। और हमारा एक शुरू से परंपरा रहा है कि वो जो है भारत के साथ, और रणनीतिक तौर पर भी काफी इम्पोर्टेंट है। और चूंकि हमसे छोटे कंट्रीज हैं, तो उनके प्रोटेक्शन की भी जो बात है, चाहे वो आर्थिक प्रोटेक्शन हो, चाहे वो सीमा से रिलेटेड हो, मतलब जो सैन्य ये सुरक्षा की बात हो, बहुत सारी चीजें जो हैं, ये एक कूटनीति का हिस्सा है। तो अ, हम लोग एक ये रहता है कि कोई भी हमारा पड़ोसी देश है, अगर वहाँ पर कोई नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत से उनका संबंध जो है अच्छा बना रहे। और इसी में हम लोग ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि उनकी जो पहली यात्रा हो वो भारत की हो। तो दिशा नायके ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी जो पहली यात्रा है वो भारत की। और उसमें कई तरह के जो है ये हुए, समझौते हुए। और इस समझौते में जो है आप देख रहे हैं कि चाहे वो फेरी सर्विस को स्टार्ट करने से हो, या मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्टिविटी की जो बात की गई है वो है वहाँ पर, पावर प्लांट्स के लिए जो है एलएनजी का जो पावर प्लांट्स है, या फिर सोलर पावर ये प्रोजेक्ट है। इन सभी के लिए बहुत ये बड़ी संख्या में ये समझौते हुए। इसका हम लोग क्या करेंगे कि एक जो पीडीएफ है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप जो है उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। या अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आप कोचिंग में फ़ोन करके, इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके हमारे, आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए, आते हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन पर। तो ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है, अब कहा जाता है कि अब जो फ्यूचर का जो हैप्पीनेस है, फ्यूचर का जो हैप्पीनेस है, वो उसमें जो एच है ना, वो हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। अब इसमें हम लोग कार्बन इमिशन को मिटिगेट करेंगे, और कार्बन इमिशन को इसमें देखिए, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट रखा गया है इंडिया द्वारा, वो 2070 तक रखा गया है। ठीक है। और इसमें एक डीकार्बनाइज करने की जो बात कही गई है, और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक, ये सब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2030 तक भारत जो है 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का ये जो है प्रोडक्शन अपना ये बढ़ाएगा।
अब इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है, वो है फंड की कमी। क्योंकि उतना पैसा हमारे पास में नहीं है कि हम 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन 2030 तक कर सके। एक्चुअली एक संस्था है, ब्लूमबर्ग एनीएफ, इसने कहा है कि अभी जो इंडिया की स्थिति है, वो जो ये 5 मिलियन टन का जो टारगेट रखा हुआ, उसे केवल 10% तक ही ये बहुत करेगा तो पूरा हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत लंबे रणनीति की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और इसके लिए इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाकर ये कर लेंगे। ला नीना, एल नीनो, आप हमेशा जो है ये चर्चा में रहता है। ठीक है, आप इस पीडीएफ को और ये देख सकते हैं। ला नीना जो है, ये एक एल नीनो सदर्न ओसिलेशन जो ईएनएसओ कहा जाता है, ये इसका एक फेज है। ठीक है, और इसी फेज से जो है ये काम करता है। अब आप हमसे यहाँ पर ये आशा नहीं करिएगा कि ला नीना और एल नीनो का जो है जो ये जो मतलब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उससे हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग करेंट अफेयर्स के क्लास में हैं। लेकिन आप देखिए कि जब इस तरह की जो स्थिति आती है, ये जो स्थिति होता है लानिना का, ये इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका के जो बीच में जो पैसिफिक ओशन है, वो क्षेत्र जो है सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। और इसी स्थिति को जो है लानीना कहा जाता है। जब लानीना आता है, ठीक है, तो इंडिया में अ, थोड़ी ज्यादा बारिश होती है। जो भी मानसून जो होता है, मानसून से ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और लानीना में अटलांटिक महासागर पर जो है ये तूफान जो है, हरिकेन्स वगैरह ये लाता है। तो इस तरह से लानीना भारत के लिए अ, बारिश लाता है, और एल नीनो जो है वो भारत के लिए सूखा लाता है। ये ड्रॉट्स मतलब जो है ये लाता है। तो बारिश तो अच्छी चीज मानी जाती है, सूखा तो हम लोग के लिए हानिकारक हो जाता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, जॉर्जिया एक और चीज के लिए फेमस हुआ कि वहां पर एक रेस्टोरेंट में 11 लोग मरे हुए पाए गए, और ये जो है पूरे वर्ल्ड में हाईलाइटेड रहा, और इंडिया में तो खैर रहा ही। एक साइक्लोन चीडो है, जो कि मोजाम्बिक के क्षेत्र में अभी काफी तबाही मचाया है। जर्मन में जो आर्थिक जो राजनीतिक जो उथल पुथल है, उसमें जो है स्कूल में जो वहाँ के जो चांसलर है, सोल जो है, ये कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर चुके हैं, और ये अब सत्ता में नहीं रह पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये है, इसमें आपने काफी अभी देखा कि ये जो है दो बिल्स हैं पेश हुए इससे संबंधित। एक एक तो 129th अमेंडमेंट बिल जो है वो, और दूसरा यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, यानी कि यूनियन टेरिटरी में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके भी विधानसभाओं में चुनाव कराने के लिए सेम समय पर जबकि लोकसभा का हो, उसके लिए संशोधन करना इसमें के बारे में दिया गया है। इसमें जो है अ, ये पारित हो गया है, और अब जो है जेपीसी ये बन चुका है, और जेपीसी में जो है ये 39 मेंबर्स को शामिल किया गया है, और इसमें जो है पीपी चौधरी को
इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। बिहार से संजय जायसवाल को इसमें शामिल किया गया है। शाम्बी चौधरी को शामिल किया गया है। तो दो लोगों को बिहार से भी शामिल किया गया है। ठीक है। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पर एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं कि किन किन आर्टिकल्स को जो है हमको संशोधन करना पड़ेगा और किन किन को शामिल करना पड़ेगा। तो दो तीन तरह की बातें हैं जिसमें कि अब इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए फायदे की बात जो बताई जाती है, तो फायदे की बात बताई जाती है कि शासन में जो कंटिन्यूटी है वो जैसे कि ब्रेक हो जाता है बार बार चुनाव होने से, कभी उसका आचार संहिता कभी उसका आचार संहिता, तो उस तरह से जो है ये कहा गया है। और फिर उस पे रोक लग जाता है कि आप पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीज के कारण जो है पुलिस बल को यहाँ वहाँ बार बार लगाना पड़ता है, कभी यहाँ चुनाव कभी वहाँ चुनाव। और उसमें क्या है कि नेता लोग भी जो है, मंत्री लोग जो है, वो यहाँ वहाँ प्रचार करने के कारण अपने जो गवर्नमेंटल जो ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर काम नहीं करते हैं और चुनाव के प्रचार में लगे रहते हैं। वित्तीय बोझ में जो है वो कमी आएगी, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से परेशानी होती है। तो इस तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन में ये कहा गया है कि ये मतलब दो स्टेज में होगा। ठीक है। एक स्टेज में लोकसभा और ये विधानसभा का होगा, और उसके 100 दिन के अंदर में जो लोकल जो बॉडीज हैं, जो ग्राम पंचायत और नगर निकाय, उनसे ये उनके बारे में ये उनका इलेक्शन होगा। तो दो चरण में इसको ये किया गया है। एक देखिए बिहार से रिलेटेड है, ये ज्ञानदीप पोर्टल है। ज्ञानदीप पोर्टल वो पोर्टल है जिसके माध्यम से अब अगला जो 2025-26 का जो सेशन आएगा उसी में एडमिशन जो है इसी पोर्टल के माध्यम से ये होगा। तो ये ज्ञानदीप पोर्टल अगर पूछा जाता है तो ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अ, ये A23A जो है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। और ये जो है जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उससे ये मेल्ट हो रहा है और थोड़ा ये खिसक रहा है। तो ये चिंता की बात है। आगे आते हैं। देखिए विश्व में सबसे अधिक ऋण देने वाला देश, हम लोग पहले से अमेरिका के बारे में ये जानते थे, लेकिन अब विश्व का जितना भी लोन दिया गया है उसका 25% लोन जो है ये अकेले चाइना मतलब चाइना देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम्स जो है ये यहाँ पर जो बिहार की जो गोल्डी कुमारी हैं इन्होंने ये जीता है वहाँ पर गोल्ड, और इसलिए ये चर्चा में आया है। आप देख सकते हैं ये थाईलैंड में हुआ था 1 से 7 दिसंबर के बीच में। तो इससे सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पे ध्यान देंगे। इधर जो है रसिया ने जो है कैंसर के वैक्सीन के बारे में के डेवलपमेंट के बारे में एक खुलासा किया है कि उसने जो है कैंसर के वैक्सीन को डेवलप किया है, जो कि मैसेंजर आरएनए पर ये बेस्ड है। ठीक है। तो इसके आधार पर ये एक अच्छी खबर है। अब कितना कारगर होता है अभी नाम भी नहीं रखाया है उसका, तो ये हम आपको बता दिए ताकि जानकारी रहनी चाहिए। अ, सोना का आयात जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो सरकार के शक के दायरे में आ गया है। और कुवैत अभी गए हैं ये प्राइम मिनिस्टर, वहां पर भी ये जो है और इसके कारण क्या हुआ है कि व्यापार घाटा भी जो है हमारा नवंबर में ये 37.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये सब जो है आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अब देखिए जो नेट डायरेक्ट
जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 17 दिसंबर तक का, ये जो है हमारा ये बढ़ा है, और ये जो है 15,82,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। एक अवार्ड साहित्य से रिलेटेड, हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये मिला है श्रीमती गगन गिल को। और ये जो है अ, मैं जब तक बाहर आई, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कहीं, हाँ, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है, ये इसका नाम है, और इसी के लिए इनको ये मिला है। ठीक है। ये एक और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडियन ओरिजिन की जो ये लेडी हैं, कैटलीन सैंड्रा नील, इनको मिस इंडिया यूएसए चुना गया है। ये 19 वर्ष की हैं और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है। गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स जो हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी की होती हैं, और इसके लिए टैगिंग का काम जो है किया गया है। और अब ब्रह्मपुत्रा में जो है इनको आइडेंटिफाई करके, और टैगिंग मतलब कि उन पर मार्किंग किया गया है, और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि वो कैसे जो है अपना बिहेवियर करती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि मात्र ये, मतलब पानी में रहती हैं, पानी में तो रहती ही हैं, और मात्र ये 5 से 30 सेकेंड के लिए अपने मुंह को बाहर निकालती हैं, और इस तरह से ये काम करती हैं। आप देख रहे हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली जो रिवर सिस्टम है, ये सबसे अधिक पाई जाती हैं, और ये अपने आप में उसी एरिया में ये लिमिटेड है। तो अब देखिए, HLMV, LMV3 के बारे में तो हम लोग बात किए थे। एच जो है ये ह्यूमन रेटेड है। आप जानते हैं कि गगनयान में जो है वो क्रू होगा, मतलब कि 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं को भेजा जाएगा, और उनको वापस भी लाना है। तो उसके लिए ये तैयारी जो है ये शुरू कर दी गई है। HLMV ये अभी इंडिया का लॉन्च व्हीकल है, जो कि हैवीएस्ट सैटेलाइट्स को या पेलोड को ले जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसमें से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। अ, देखिए, अभी तो हम लोग कई तरह का, आप देखे थे कि सिरप्स की बात चल रही थी कि सिरप्स पीकर कुछ देशों में बच्चों की मृत्यु हो गई। और एक ये भी है, देखिए, डॉक्टर रेड्डी लैब जो है, ये कंपनी काफ़ी रेपुटेड कंपनी मानी जाती है। लेकिन इसमें इसने भी जो है कुछ जो है जो दवा है इसका, ये पर हाई कैल्शियम लेवल होने का ये किया गया था, आरोप लगाया गया था। तो खैर, इसने वापस तो ले लिया है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अमेरिका में जो है इसको 3 लाख जो दवा को वापस लेना पड़ा है, वहां पर इसके क्रेडिबिलिटी को और इमेज को थोड़ा धक्का लगा है। ठीक है। तो ये सारा चीज है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को दिसंबर के 3rd वीक में, यानी कि 15 से 21 के बीच में हम लोगों को ये देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में हैं, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैसे हम लोग एक टेस्ट भी लेंगे वीक के एंड पर जो है, हर वीक के एंड पर। तो उसको में उसमें भी आप कोचिंग में फ़ोन करके अपीयर हो सकते हैं। वो ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा, और उसी हिसाब से आप अपना टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।